बच्चों गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप। चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपने पढ़ा था। आज हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पढ़ने में बहुत समय लगाया, काफ़ी अमेंडमेंट्स आई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने जो पढ़ाया वो अमेंडेड ही था। आज हम लोग अब क्या शुरू करेंगे, उसी के जो टॉपिक रह गए थे अधूरे उसे शुरू करेंगे। क्या रह गया था अधूरा? आइए साहब, अधूरे टॉपिक अब आपके क्या रह गए थे। पहला तो ये अधूरा रह गया है ना, क्या रह गया था अधूरा। तो पहला तो अधूरा ये रह गया आपका, पहला जो अधूरा रह गया है जी, सुप्रभात प्राय। वाह, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर। सुप्रभात प्रायल, ये सुप्रभात भाई नाम तो बहुत अच्छा है आपका। गुड मॉर्निंग है ना, बहुत अच्छा हूँ मैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे। ये सीए फाइनल लेवल की क्लास होती है बेटा, थोड़ी एक आज तो हम लोग लेट हैं 8-10 मिनट, है ना बेटा। ये 8 बजे से शुरू हो जाती है क्लासेस। चलिए दोस्तों, तो सभी भाई बहनों का नमस्कार, स्वागत और आज की क्लास को शुरू करने। चलिए सब लोग जुड़ते जाइए सबको ही। ओके बेटा, चलिए दोस्तों, तो क्या क्या हो गया था, आइए बेटा मैं आपको बता दूं क्या क्या हो गया था, क्या रह गया है। हम लोग फाइनल में मॉड्यूल 1 का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी में जानकारी ले रहे हैं दोस्तों। इसमें हम लोग बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, जिसमें हम लोगों ने बात किया है ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है। चलिए दोस्तों, सबको जुड़िए बेटा, 4 बच्चे जुड़ गए हैं, तो उनमें से एक भाई तो हमारे है ना, चलिए 3 हो गए अब, बहुत अच्छी बात है, ये कितनी प्यारी बात है बेटा। ओके दोस्तों, तो निवांधन कक्कर साहब कहाँ हैं आज? सब लोग जुड़िए फटाफट एंड आज की क्लास को शुरू करिए। मुझे जो याद आता है, मैंने आपको पहला जो इसमें टॉपिक पढ़ाया था उसका नाम था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था। कक्कर साहब जुड़ गए, शर्मा जी कहाँ हैं? फटाफट जोड़ लीजिए शर्मा जी को भी। शर्मा जी कहाँ हैं अपने? अब तुम लोग थकते नहीं हो, 1 महीने से रेगुलर पढ़ रहे हो, बताओ। अब सोच रहा हूँ तुम लोग को मैं फ्राइडे सैटरडे छुट्टी दे दूँ। फ्राइडे सैटरडे का छुट्टी इसलिए ज़रूरी है कि मुझे थोड़ा नोट्स तैयार करने के लिए वक्त चाहिए, है ना बेटा। और एक दूसरी क्लास है इंटर वालों बच्चों का, तो हम लोग अब आपसे आज के बाद सीधा मंडे को मिलेंगे, ठीक है ना। आज के बाद मंडे को मिलेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, तो कक्कर भाई हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, और इसमें जो बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो ये है कि डायरेक्टर किसे कहते हैं, बीओडी किसे कहते हैं, और 149 की बात हो रही है, दैट टॉक्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप रखेंगे निवांदन भाई, तो फिर आपको एसआर पास करना होता है। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सब चीज़ें ऑलरेडी देखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से शुरू कर लेते हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। तो मुझे जो याद आता है, इसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट तो पढ़ लिया था कंसेप्ट 1, और कंसेप्ट 2 चल रहा था, जो मुझे लगता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड कंप्लीट ओवरव्यू।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। ठीक, ओके जी। डायरेक्टर्स कंप्लीट ओवरव्यू। आइए बेटा फटाफट जुड़ते हैं। कंप्लीट ओवरव्यू, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में हम लोग कंप्लीट ओवरव्यू कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अ कंप्लीट ओवरव्यू, ठीक है जी। ये छोटा सा पॉइंट है। अब इसमें हम लोगों ने जो बात किया था अपने भाई बहनों के साथ, वो क्या क्या हो गया था, क्या क्या बाकी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में आप लोगों ने, जो मुझे याद आता है, पहला तो आपने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते किसे हैं, और हम लोगों ने देखा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, द क्वालिफिकेशंस टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर गिवन इनटू सब सेक्शन 6। आपको पहले तो डायरेक्टर के शर्तों को पूरा करना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए पहले आपको डायरेक्टर्स के शर्तों को पूरा करना है 164 के अनुसार। ये पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए एडिशनल कंडीशंस हैं। जैसे आपको इंटीग्रल होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपका या आपके रिलेटिव का कंपनी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं होना चाहिए, कंपनी के होल्डिंग सब्सिडियरी के साथ रिश्ता नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की हमने बहुत सारी बातें किया था, अपने भाई बहनों के साथ जानकारी भी लिया था और डिस्कशन भी किया था। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, आगे क्या क्या रह गया था आपके सामने। आइए शुरू कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया था। दूसरा जो पॉइंट हम लोगों ने शुरू किया था, जो मुझे याद आता है, वो था कंपनीज टू हैव। यही शुरू हुआ था, ये खत्म होते होते हम लोग ब्रेक ले लिए थे। क्यों भाई निवांधन जी? कंपनीज टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कुछ कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है, निहायत आवश्यक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके दोस्तों, और हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था 149 सब सेक्शन 4, क्योंकि सब सेक्शन 3 तक कंपोजिशन ऑफ, नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ बीओडी था, और इसमें मैंने बताया था शायद कंपनीज टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बताया था। लिस्टेड कंपनी में किसी को याद है? सभी भाई बहन सोचिए, लिस्टेड कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? फटाफट बताइए, लिस्टेड कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? बोल दीजिए बेटा निवांधन भाई, लिस्टेड कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? कोशिश तो करिए। लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कम से कम 1/3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिस्टेड कंपनी में। और दूसरा जो हमारे पास है लिस्टेड के बाद, है ना, अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, आपको याद होगा अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में आपको जो डायरेक्टर्स चाहिए वो एटलीस्ट 2 चाहिए। याद है कि नहीं? कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद होता है बेटा, कोई बुराई नहीं है निवांधन जी। ओके जी, मैंडेटरी, यस यस यस, वही बात हो गई सर। कंपनीज टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सॉरी बेटा, आईडी बोले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब मेरे को समझ में आ गया, लिस्टेड कंपनियों में हमेशा 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए 149(4) के अनुसार, 149(4) के अनुसार। और अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 2, है ना बेटा, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ओके जनाब, ये बड़ी अच्छी बात आपने बता दी, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। धन्यवाद बेटा। कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए जो आपके इंडिपेंडेंट हो। आगे हम लोग आज की क्लास को अब शुरू करें क्या? आज की क्लास को शुरू कर लें। ओके सर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों में हमने सर ऐसे बताया था कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों में इनका या तो पेड अप कैपिटल, है ना, कैपिटल CTL याद कर लेते हैं। पेड अप कैपिटल जो है अनलिस्टेड कंपनी का इक्वल है या, है ना बेटा, ग्रेटर है 10 करोड़। मजा आ गया बेटा। पेड अप कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 10 गुना, ऑब्वियस ही बात है यार, इतनी इफिशियंसी तो होनी चाहिए, 100 करोड़। और लोन, बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स, लोन, बोरोइंग्स, लोन, डिवेंचर्स, डिपॉजिट, LDD, ये जो होना चाहिए 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। तो इसमें गलत हो गया, 50 करोड़ ही है, उससे ज़्यादा वाला कंसेप्ट नहीं था, मैं साफ लिख देता हूँ। तो ये बातें आपने किया था और उसके बाद घर चले गए थे। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं
लोन ग्रेटर देन, है ना बेटा, लोन डिबेंचर्स डिपॉजिट्स ग्रेटर देन रुपी कितना करोड़, 50 CR, रुपीज 100 CR, रुपीज 10 CR, ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ लिया था। आइए दोस्तों आज की हम लोग क्लास को अब शुरू करें, है ना, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना बेटा। चलिए बेटा, कंपनीज टू हैव मैंडेटरी एग्जेम्पशन, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसी सब हेडर के अंतर्गत कंपनीज टू हैव मैंडेटरी, है ना बेटा, कंपनीज रिक्वायरमेंट टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सब हेडर के अंतर्गत अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और अनोखी बातें हैं जो आपको सीखना है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला देखिए एग्जेम्पशन। निबंधन जी बहुत अच्छे, आज बहुत लेट हैं आप लोग, है ना बेटा। अभिषेक कुमार कक्कर, राहुल शर्मा, है ना, निबंधन जी बहुत लेट हैं आप लोग मेरे बच्चा। फटाफट देखिए एग्जेम्पशन। तो बेटे मैं ना फ्राइडे सैटरडे को आपको छुट्टी दे रहा हूँ, संडे तो ऐसे ही छुट्टी रहती है। इस फ्राइडे सैटरडे को थोड़ी मेरी एक बेटा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है एक सब्जेक्ट का, और थोड़ा नोट्स भी बनाना है, और कोई टाइपिस्ट है नहीं बेटा, तो मुझे नोट्स खुद ही टाइप करना पड़ता है, और आजकल लॉकडाउन है, किसी से करा भी नहीं सकते, तो उनका थोड़ा सा, है ना बेटा, आपकी तो रोज़ ही चलती है, उन बेचारों का भी थोड़ा भला करना है। तो मैं कल मत आइएगा, मैं ऐसे कल तो मैं आऊँगा, लेकिन वो दूसरे बच्चे पढ़ रहे होंगे इस समय, है ना बेटा, उनसे भी अभी पूछा नहीं है, बट फिर भी आप मान कर चलिएगा फ्राइडे और सैटरडे की क्लासेज आपकी नहीं होगी, है ना, इस फ्राइडे सैटरडे। एग्जेम्पशन, ओके जी, कह रहा है बेटा, अब ये तो समझा ही नहीं पा रहा है ना बेटा। ये देखिए एग्जेम्पशन में लिखिए, एग्जेम्पशन लिखिए बेटा, वेयर अ कंपनी सीजेज टू फुलफिल, वेयर अ कंपनी सीजेज टू फुलफिल एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशंस, कोई भी कंपनी जो ऊपर के तीनों कंडीशन, 3 कंडीशंस फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर, 3 conditions for 3 consecutive years, it shall not be required, it shall not be required to comply with, okay जी राहुल जी, to comply with these provisions, these provisions means जो ऊपर लिखवाया 149(4), with these provisions until such time as it meets any of such condition. Wow, with these provisions until such time, खूब अच्छे से पढ़िए, until such time it meets any of such conditions। क्या मतलब है एनी ऑफ सच कंडीशंस, क्या मतलब है बेटा एग्जेम्पशन में, वेयर अ कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशंस। अब वो तीनों कंडीशन जो मैंने लिखवाया नहीं था, अच्छा यहाँ पे और लगा दीजिएगा, नहीं तो जो बच्चे बाद में पढ़ेंगे उनको कंफ्यूजन होगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना लिस्टेड कंपनी के लिए मजबूरी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए कंडीशनली है। कंडीशनली का मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लाइक फिटजी लिमिटेड, है ना, या टॉपर्स क्लासेस लिमिटेड, ये लिस्टेड तो नहीं है लेकिन अनलिस्टेड है। सर ये तो प्राइवेट है सर, प्राइवेट के ऊपर तो कुछ भी पेड अप कैपिटल हो जाए, जैसे एलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका पेड अप कैपिटल कितना भी हो जाए, एलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही नहीं है। हम लोग छोटे लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, तो ये बताते हैं कि किन कंपनियों में बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी है, पब्लिक कंपनी में हमेशा जरूरी नहीं है। वो तब जरूरी है जब या तो लिस्टेड है या फिर उनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, 100 करोड़। सर ये तो रट लो सर मैं कहता हूँ तुम भले वुमेन डायरेक्टर वाला याद मत करो, जानते हो वुमेन डायरेक्टर बहुत आसान है, उसमें भी ऐसा ही था,
पी है ना, पीटी करके था, आप तो भूल गए। 1 करोड़ और 100 करोड़ और 300 करोड़, तब जाकर वुमन डायरेक्टर चाहिए। यानी बेटा मैं अगर ध्यान से अगर एक लिस्ट बनवा दूं आपको, है ना, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट जल्दी पड़ती है ना। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट जल्दी पड़ने लगती है ना बेटा, मैं समझ गया सर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी पड़ती है, हर पब्लिक कंपनी में देखा जा सकता है। लेकिन वुमेन डायरेक्टर तो 100 करोड़ और 300 करोड़, 100 करोड़ का पेड अप कैपिटल और टर्नओवर जो है बेटा, है ना, पीटी है ना, या सीटी कहिए, वो सीटी था या सीटीएल है, वो 100 करोड़ और 300 करोड़ पे जरूरी है। ये 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ पे जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। ये एग्जेम्पशन हो गया, वेयर अ कंपनी सीजेस टू, है ना, फुलफिल एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशंस एक्सेट्रा आपने पढ़ा था। एग्जेम्पशन के बाद बी पॉइंट, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है बेटा, हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये क्या है हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ये क्या होता है भाई? ये क्या मजाक शुरू कर दिया? हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत सिंपल है जी, ये मजाक नहीं, बहुत सिंपल है। हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ध्यान दीजिएगा, हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में लिखिए बेटा। इसमें लिखा है सर, अगर किसी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना है 177 के अनुसार, है ना बेटा, तो और ऑडिट कमेटी कहता है 177 के अनुसार कि आपको कम से कम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स नहीं, 3 डायरेक्टर्स विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। एक एग्जांपल दिया कि किसी कंपनी की ऑडिट कमेटी में 5 डायरेक्टर्स हैं, तो 5 में से कम 3 या मेजॉरिटी, तो 5 का, है ना बेटा, 5 का क्या करेंगे, 5 का आधा मतलब ढाई मतलब 3 ही करना होगा, या 3 लोग चाहिए। अब मान लीजिए कि ऑडिट कमेटी बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो उन पब्लिक कंपनियों पे भी अप्लाई हो सकती है जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ 100 करोड़ हो। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि इनको कम से कम 2 रखना है। भाई कम से कम 2 रखना, ये तो 149(4) कहा। अगर 177 की रिक्वायरमेंट या कोई और प्रोविजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो हम तो सर मिनिमम बता रहे हैं ना, और हम ये भी बेटा कहते हैं ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो 149(4) में जो रिक्वायरमेंट कही गई है, 149 है ना 4 में जो रिक्वायरमेंट कही गई है वो ओवर रूल नहीं करता। अगर किसी दूसरे सेक्शन में आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है उस सेक्शन या उस प्रोविजन या उस सब सेक्शन के अनुसार, तो आपको सर ज्यादा रखना होगा। निवांदन भाई समझ में आया मेरी बात? सर आप रट लिए कि भाई लिस्टेड है तो 1/3 होने चाहिए, आपने तो रट ही लिया ना, लिस्टेड है तो 1/3 होने चाहिए, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 2 होने चाहिए, और ऑडिट कमेटी कहता है कम से कम 3 होने चाहिए। एक बात बताइए, है ना, ऑडिट कमेटी कहता है कि मेजॉरिटी जो होनी चाहिए ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब मान लो किसी कंपनी की ऑडिट कमेटी में 7 डायरेक्टर्स हैं, 7 डायरेक्टर्स, उसका मेजॉरिटी बताओ, 7 का मेजॉरिटी कितना होता है? 3 से ज्यादा, 3.5 से ज्यादा, नहीं 4। अब आप कहोगे सर अगर मान लो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या कोई भी कंपनी है तो आप ये रिक्वायरमेंट भी पूरा करो और उस पार्टिकुलर सेक्शन के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा करो। कंफ्यूज मत हो कि भाई हमने तो 149(4) के अनुसार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा है तो हमें ऑडिट कमेटी के अनुसार रखने की क्या जरूरत है। सर क्या बात कर दी है, हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। किसी भाई बहन को समझ में आया हो तो बताइए, मजेदार पॉइंट है, हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। लिखिए बेटा, एक कंपनी शैल बी, आप ये मत कहिए कि नहीं, है ना, ये बात है बेटा, ए कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आईडी so as to fulfill the requirements of हाँ राहुल जी आ गया समझ में, रिक्वायरमेंट्स ऑफ, धन्यवाद बेटा राहुल, तुम तो बहुत समझदार हो। रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनसेशन और ऑडिट कमिटी। अब रुक जा सर, घबराओ मत, अब थोड़ा सा मैं तुमको ऑडिट कमेटी बताता हूं कि किन कंपनी में ऑडिट कमेटी, और एक नहीं तो चार्ट बना लेना किन कंपनियों में रेसिडेंट डायरेक्टर होना, रेसिडेंट डायरेक्टर सब में होना चाहिए, किन में वुमन डायरेक्टर चाहिए याद करना पड़ेगा, किस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, किस में ऑडिट कमेटी बनाना है, किस में एनआरसी बनाना है,
नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी, यही 4-5 तो कमेटी है, इसको याद करना होगा, एक टेबल में लिखना होगा, नहीं समझे बात, एक जगह लिखना होगा सर, ऐसे याद नहीं रहेगा। ए कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सो एज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनसेशन कमिटी। और सर एक चार्ट बनवा दूंगा ना बेटा एक साथ, तो उससे फायदा होगा। कंपनसेशन कमिटी और है ना बेटा, और ऑडिट कमेटी। चलिए जी, राखी जी आज गायब हैं और वो भाई जी जो हमारे जुड़े थे वो भी गायब हैं। कोई बात नहीं साहब, हम लोग, आप उदास मत होइएगा, आपका पूरा ही कोर्स ख़त्म कराऊंगा और इसी बहाने हम अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए। और बेटा अब इसमें नोट्स बना रहा हूँ बेटा, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, तो अब है ना बेटा, कहते हैं ना पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपके बुक के अनुसार पॉइंट टू रिमेंबर कहता है बेटा, है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक तो ये जनरल चैनल है, इस पे बहुत सारे मतलब ऑडियंस होते हैं, कोई भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। राखी, अरे राखी जुड़ गई तुम, क्या माल है जी। पॉइंट्स टू रिमेंबर बेटा, ये लिख रखा है कि 177(2) के अनुसार, 177(2) के अनुसार, है ना बेटा, ऑडिट कमिटी शैल हैव मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। ऑडिट कमिटी, अच्छा ये तो ये हो गया, लेकिन किन कंपनियों को ऑडिट कमिटी बनाना है वो अलग चीज होगी। ऑडिट कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ए मिनिमम of 3 directors. Audit committee shall consist of a minimum of 3 directors with independent directors forming साफ लिखिएगा बेटा। राखी नीलांजन, ओके जी, नीलांजन चौधरी जी पूछ रहे हैं सर आज क्लास लेंगे? नहीं जी, वो मंडे से लेंगे, उनकी तबीयत खराब है नीलांजन जी, है ना। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी, है ना, बात है। ऑडिट कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग क्या बेटा, विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग क्या, फॉर्मिंग मेजॉरिटी। ओके जी, ठीक है जी, विथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग मेजॉरिटी। तो ये सब समझा रहा है। अब बेटा लिखा इसी में एक और है, मतलब ये सब स्पेशल पॉइंट चल रहा है, 149(4) से ही रिलेट करा के टीचर पढ़ा रहा है। मतलब कुल मिलाकर इंडिपेंडेंट में 1/3 चाहिए, इंडिपेंडेंट में 1/3 चाहिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट में 1/3 चाहिए, और बाकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कम से कम 2 चाहिए। और अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे क्या है? आगे हमारे पास है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सीट खाली हो जाता है तो उसको कैसे फिल किया जाए, है ना बेटा। यहां लिखिए फाइलिंग ऑफ, तो फाइलिंग नहीं बोलते, इसको फिलिंग बोलते हैं। फाइलिंग तो FILING होता है ना, ये फिल हुआ, फिल मतलब भरना, खाली जगह को फिल इन द ब्लैंक्स हुआ है। फिलिंग ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी, वाव, इंटरमिटेंट वैकेंसी मतलब क्या हुआ फाइनल वाले भाइयों, इंटरमिटेंट वैकेंसी क्या मतलब हुआ? इंटरमिटेंट वैकेंसी का क्या मतलब है? इंटरमिटेंट मीन्स कैजुअल वैकेंसी। जैसे लिखा है सर, एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट द अर्लीएस्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। उसके बाद नहीं, मतलब उसके भीतर हो जाना चाहिए। अर्लीएस्ट ऑफ दीज 2 in the next board meeting, BM, board meeting of directors, or within 3 months। कहां से बेटा? 3 months from the date of such vacancy, from the date of
such vacancy. Earliest of these two in the next board meeting or within 3 months from the date of such vacancy. अर्लीस्ट बोर्ड मीटिंग आप समझ ही गए है ना बेटा नीलांजन भाई, अर्लीस्ट बोर्ड मीटिंग आप समझ गए भाई। आज कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मर गया, छोड़ के चला गया, आपने हटा दिया, तो सर कल ही अगर कंपनी का बोर्ड मीटिंग हो रहा है या 3 महीने के भीतर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो सर बच्चे का नहीं जरूरत नहीं पड़ रही कंपनी को बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए, सर काम बड़ी स्मूथ चल रहा है, हमारी बहुत है ना, हमारे को जरूरत नहीं पड़ रही है, वाह रे वाह, नहीं पड़ रही जरूरत नहीं पड़ रही है ना, तो भी बुलाओ, तो भी बुलाओ। 3 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक 3 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक इसका पोस्ट खाली नहीं हो सकता। फाइलिंग ऑफ इंटरमीडिएट वैकेंसी ABC के बाद D। अब कुछ और तो इसमें है, हाँ जी है, वाओ। एक्सेप्शंस यानी 149 के ऊपर टीचर अब तक पढ़ाया जा रहा है, वाओ, है ना। एक्सेप्शंस फॉर हैविंग ID। उदास मत होते हैं कभी भी, सर हमेशा ये माने कि जितना पढ़ा उतना इतना अच्छा पढ़े कि हम भी किसी को पढ़ा सकें, हम भी किसी को समझा सके। इससे बड़ी सोच इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। एक्सेप्शन फॉर हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखने के अपवाद है ना, मतलब कुछ कंपनियों को लगता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। फ्लोइंग क्लासेज ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, यहां लिखिए फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज shall not be required, shall not be required, following classes of unlisted public companies shall not be required to have independent, minimum independent director, minimum independent director। पहला ज्वाइंट वेंचर। अच्छा ज्वाइंट वेंचर भी बेटा कंपनी है और कंपनी के रूप में काम करती है। इसमें 2 होली ओन्ड सब्सिडियरी, वाओ। कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो होली ओन्ड सब्सिडियरी है, 100% सब्सिडियरी, ये WOS। और तीसरा लिखा है एंड ए डोरमेंट कंपनी। अच्छा ये पब्लिक कंपनी है, डोरमेंट है, और फिर भी है ना डोरमेंट है। और जो 10, 100 और 50 की जो CTL है, CTL मतलब कैपिटल टर्नओवर लोन, कैपिटल टर्नओवर लोन, ज्वाइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडियरी एंड अ डोरमेंट कंपनी, एंड अ डोरमेंट कंपनी। याद करना पड़ेगा सर थोड़ा थोड़ा, है ना। अपने माइंड को कहिए पॉजिटिव कि हम नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, है ना बेटा। ये सोचना पड़ेगा हम सभी भाई बहनों को। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर, कोई मसीहा नहीं आएगा सर। इसमें ज्वाइंट वेंचर वुड मीन अ ज्वाइंट अरेंजमेंट। आहा, ये कह रहा है बेटा ज्वाइंट वेंचर का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सर्कुलर क्लेरिफाइड, अच्छा सर्कुलर दे रखा है और उसमें लिखा है ना ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या है वो बताने की कोशिश है। बताइए, इसी के लिए परेशान हो गए थे कि कितना टफ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। किसी भाई बहन ने कोशिश किया था घर पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को समझने का, फिर से 149.6 में मैंने 2 क्लासेस लगाया था आपको। 149.6 में क्या क्या था, कुछ तो दिमाग की बत्ती जलाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मास्टर हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो याद करिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ऐसा डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या एम्प्लॉय ना हो, प्रोमोटर ना हो, प्रोमोटर का रिलेटिव ना हो, ना है ना था, ना 2% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग हो, याद करिए। ना इंडेप्टेड खुद हो, ना रिलेटिव हो। रिलेटिव हो भी सकता है, रिलेटिव हो भी सकता है 50 लाख तक, भूल गए थे आप, कल पढ़ाया था। रिलेटिव हो सकता है, रिलेटिव गारंटर भी बन सकता है, रिलेटिव गारंटर भी बन सकता है उस लोन के लिए जो एक एलिजिबल कंपनी ने दिया है थर्ड पार्टी को। धीरे धीरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या CA में ना हो, किसी फर्म क्या या किसी फर्म में पार्टनर ना हो या प्रोप्राइटर ना हो। कुछ तो याद करिए, है ना बेटा, कुछ तो याद करिए साहब। सर हम भी एज अ टीचर याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एज ए स्टूडेंट आपको तो पास होना
है ना बेटा। इंडिपेंडेंट सर कॉन्फिडेंस आता है ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे है कहे, ये हमें पता चल जाएगा सर, अभी धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन ना लें, टेंशन देने का चीज है। राखी बेटा तीसरा, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वाव 149 4 पढ़ाया, 6 पढ़ाया और 5 खा गया क्या टीचर, 5 पढ़ा नहीं पाया टीचर, कहाँ भाग गया 5, ए बेटा लोग 5 कहाँ भगा दिया। अभी स्टडी मटेरियल खोलता हूँ, पर एक बार मेरे को एक आपका 5 छूटा ना, डिक्लेरेशन बाय आईडी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के द्वारा डिक्लेरेशन की बात है, यहां पे लिखिए 149 सबसेक्शन 7, 149 का सबसेक्शन 7, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आईडीज, यहां लिखिए एवरी आईडी सेल। आइए ना सर आपका थोड़ा बुक खोल लूं, ऐसे फिर मजा नहीं आता, ऐसा लगता है हम ही मेहनत कर रहे हैं, आप बुक से होता है तो आपके सामने कॉमन बेस होता है डिस्कशन का, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है सर, क्या बात है सर। ये एडिशनल आ गया, आसपास में होगा, जी साहब, एक सेकंड सर, 1 पॉइंट क्या बताए थे तो थे आप, आ गया सर, उस वाव, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरमीडिएट ड्यूरेशंस कंडीशंस क्लैरिफिकेशंस, आहा एग्जेम्पशंस, डोरमेंट कंपनी को एग्जेम्पशंस हैं, कितना अच्छा बुक बनाया है, क्या बात है यार। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सर देख लो सर, बुक का भी वैल्यू देख लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर आपकी स्टडी मटेरियल है, राजीव सर के बाद जरूर एक बार नजर मारिएगा, राजीव सर का लेकिन नोट जरूर करिएगा सर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे। अच्छा ये भी वैसा ही है, ये भी राजीव सर जैसा ही है, 149 के बाद 6 आ गया, 5 लगता है तो डिलीट हो गया है, मैं देखता हूँ सर 5 कहाँ गया। ये डिफिनीशन देने लगा, डिफिनीशन के कंडीशंस देने लगे, अब यहाँ से शुरू कर दिया डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी राजीव सिंह पढ़ा रहे हैं, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, लिखो बेटा, डिक्लेरेशन बाय आईडीज लिखिए, तो एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आईडी सेल, हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेल, है ना बेटा, एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेल, पहला देखिएगा इसमें लिखा है एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन विच द, मतलब ये कब डिक्लेयर, एवरी आईडी सेल गिव, ऐसे लिखिए ना, एवरी आईडी सेल गिव, एवरी आईडी सेल गिव, और डिक्लेरेशन every ID shall give a declaration that he meets the criteria, wow, मजा आ गया सर, he meets the criteria of ID as provided in, वाह, कुल मिलाकर आईडी की परिभाषा नहीं है सर, आईडी बनने के लिए क्राइटेरिया दे रखा है 149(6) में, आईडी एज प्रोवाइडेड इन, जी बेटा, आईडी इन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 149 सब सेक्शन 6, एवरी आईडी सेल गिव अ डिक्लेरेशन दैट ही मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 149 सब सेक्शन 6, every independent director shall give a declaration that he meets the criteria of independent director as provided in section 149(6), है ना बेटा। कब, 3 समय पे दिया है सर आपके बुक में, एट द, वाव, वही है, डिक्लेरेशन का 3 टाइम नहीं होता सर, जिस कंपनी की जिस बोर्ड मीटिंग में आप पहली बार आईडी की तरह पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा लिखा है उसके बाद जब आप अपॉइंट हुए, आपके लिए कंपनी का जो आपके लिए पहला बोर्ड मीटिंग उसमें बताना है, उसके बाद एनुअल डिक्लेरेशन करना है, हर फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती, हर फाइनेंशियल ईयर का जो पहला बोर्ड मीटिंग होगा उसमें भी बताना है,
और उसके अलावा कह रहा अगर कोई चेंज या चेंज होता है आपके, अगर मतलब क्राइटेरिया जो है उसको नहीं फुलफिल करते हैं, उसमें कोई मतलब एक्सेप्शन भी है या उसमें कोई चेंजेज होता है, तो लिखा है व्हेन एवर देयर इज एनी चेंज इन द सर्कमस्टांसेज व्हिच में, है ना, अफेक्ट हिज स्टेटस एज ए आईडी। मतलब तीसरा कह रहा है जब भी चेंज हो आपकी जो भी क्राइटेरिया में या चेंज इन सर्कमस्टांसेज जिससे आपकी स्टेटस आईडी के स्टेटस को अफेक्ट करता हो तो उसको भी बताना, लेकिन उसका टाइम नहीं बताया, यानी चेंज होने के तुरंत बाद बताइए, है ना। मतलब ऑब्वियस ही बात है, बताना तो बोर्ड मीटिंग में ही है। सर अच्छा बता दीजिए क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी इंडिपेंडेंसी का सबूत, अपनी इंडिपेंडेंसी का जो प्रूफ है वो क्या मेंबर्स को देता है? नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है इस बात को वो किसको बताता है? ऑब्वियस ही बात है सर, ये बात वो किसको बताता है जरा सोचिएगा। Every ID shall give a declaration that he meets the criteria of ID as provided in section 49(6) at the राखी बेटे at the first board meeting in which नहीं कंपनी का तो 20वां 50वां बोर्ड मीटिंग होगा ये आपके लिए एज अ इंडिपेंडेंट इन द पोजीशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यू आर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग फर्स्ट टाइम एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच he participates as a director। पक्का? यस। और नहीं है सर, एंड है, और बाद में आएगा, सॉरी बेटा, एंड सेकंड, कोई बात नहीं। देयर आफ्टर, हर साल, देयर आफ्टर एट द फर्स्ट BM in every financial year, thereafter at the first BM in every financial year। और तीसरा ये और लिखा है, और मतलब जरूरी नहीं है ना बेटा? जी बेटा जरूरी नहीं है। तीसरा whenever there is change in status या circumstances, जब कभी भी परिस्थितियों में चेंज हो और उन चेंज से आपको लगता है कि आपकी इंडिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो स्टेटस है वो रॉन्गली अफेक्टेड होता है, whenever there is change in status circumstances, ठीक है जी, circumstances, उसके बाद लिखा है which may affect change in status which may affect his। बच्चा कहता सर कोई क्यों बताएगा चेंज हुआ तो, वो तो जानबूझकर चेंज किया है। सर बिल्कुल मुझे पता कोई नहीं बताएगा, लेकिन बताना चाहिए। which may affect, है ना सर, विच में अफेक्ट, जो प्रभावित करेगा हिज इंडिपेंडेंसी। कुल मिलाकर आप जब पहली बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ पार्टिसिपेट करते हैं उसको भी ध्यान में रखें। दूसरी बात, आप फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में हर साल एवरी फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आप करें, ये छोटा सा पॉइंट है, ये डिक्लेरेशन का है। वाओ, अब देखते हैं आगे की बात। सर थोड़ा सा घबराइएगा मत, अभी तो टेंशन नहीं लेने का। थर्ड के बाद फोर्थ है सर कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखते हैं हमारे शेर, हमारे भाई बहने कितना अच्छा कर पाते हैं। कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149। कोड मीन्स स्टैंडर्ड रूल्स फॉर डू एंड डोंट्स। हर घर में बेटा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सिनेमा हॉल की मेरे को बड़ी याद आती है, पुराने समय में जो थिएटर मतलब जो मल्टीप्लेक्स नहीं, सिंगल प्ले, क्या बोलते हैं आप लोग, सिंगल प्लेक्स थिएटर्स होते थे सिनेमा हॉल, और लकड़ी के तख्ती पे डिस्प्ले होता था डू एंड डोंट्स, है ना। कृपया फिल्म देखते समय ज़्यादा एक्साइटेड होकर सिक्के ना फेंके। पर्दे पे हम लोग सिक्का फेंकते थे, उससे क्या होता था, फोकस आता था, सिक्के पे पड़ता था तो सिक्का भी बड़ा दिखने लगता था, पर्दा फट सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, समझने के लिए बता रहा हूँ। डू एंड डोंट्स, है ना, गुटखा ना फेंके, है ना। और इतने मस्त हम लोग होते थे, लिखा रहता था गुटखा ना फेंके खा के,
तो वहाँ पे जो न होता था हम लोग इतने निशाने से फेंकते थे कि न मिट जाए, मतलब जो पिक होता है या जो भी है ना स्पिटिंग होता है वो ऐसे करा, तो ये बड़ा गंदा चीज था। कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी कोड होता है? तो इसमें लिखा है सर, द कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल अबाइड बाय द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4। वाओ, है ना बेटा, कंपनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों के लिए एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी एक्ट के शेड्यूल 4 में बना दी गई है। तो आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूंगा, नई कंपनी एक्ट में 7 शेड्यूल है। शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 क्या है? फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेड्यूल 4 क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोड ऑफ कंडक्ट है। अब आइए ना मैं शेड्यूल 4 भी दिखा देता, कितना मजा आता। ये देखिए, द कंपनी एंड आईडीज है बेटा, shall abide by the company and IDs shall abide by the provisions specified in Schedule 4। मतलब ये हुआ कि कंपनी और जो उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो शेड्यूल 4 की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करेगा। अब क्या है कोड ऑफ कंडक्ट सर, जरूर बताऊंगा सर। एक बहुत बड़ी जर्नी आज आप खत्म कर दिए और आपको उदास नहीं होना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको याद करने में क्राइटेरिया दिक्कत हो रही है, क्वालिफिकेशन दिक्कत हो रही है सर, मैं जिंदा हूं सर, मैं 20 बार बताऊंगा उसको सर, थोड़ा सा लेकिन अभी सर न से हाँ तो कर दिया है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ कुछ तो समझा आपने। इंडिपेंडेंट नहीं ये सब नहीं सर, हम तो जिद्दी हैं, हम तो वहीं सीखेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? उसको एमडी सीईओ नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, उसका या उसका रिलेटिव का इंडेप्टेस नहीं होना चाहिए। रिलेटिव का हो सकता है, एक्सेप्शन है 50 लाख तक, रिलेटिव गारंटर भी बन सकता है 50 लाख तक। सब समझाऊंगा सर एक बार और अच्छे से। वो अगर लॉयर है, अगर वो लॉयर है तो उसका जो लीगल उसको जो फी रिसीव हुआ है वो 10% से, मतलब टोटल फी का जो उस पार्टिकुलर संस्थान से रिसीव हुआ है, कंपनी से हुआ है, वो 10% ज़्यादा ना हो। अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव है या ऑफिसर है किसी एनपीओ का, है ना, तो उस एनपीओ को जो डोनेशन मिला है वो 1% से ज़्यादा ना हो। ये डोनेशन कंपनी से भी जो परसेंटेज देखना है वो परसेंटेज में जो कंपनी दिया उसका भी लेना है। डायरेक्टर्स वायरेक्टर्स जो उसके हैं या ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 2% है उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। कोशिश करिए सर, क्राइटेरिया है कि ये क्राइटेरिया पूरा करोगे भाई। देखो ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए मैंने तो पढ़ा ही नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए पहले तो डायरेक्टर वाले क्राइटेरिया पूरा करने चाहिए, उसके अलावा 149(6) वाली भी क्राइटेरिया पूरी करनी चाहिए। मजा आ जाए तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। क्या बात है बेटा, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा। 5वां पॉइंट हमारे पास है। 5वें पॉइंट में क्या पॉइंट हमारे पास है बेटा, ध्यान दीजिएगा। कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के भीतर, है ना बेटा, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास समझने की जरूरत है। कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बाद 5वां पॉइंट, रेम्युनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या रेम्युनरेशन होगी? क्योंकि ये लोग तो फुल टाइमर्स हैं नहीं, ये लोग तो पार्ट टाइमर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये लोग तो इंप्लॉइज हैं ही नहीं, ये लोग तो प्रोमोटर है ही नहीं, ये तो पार्ट टाइमर्स है ना सर। रेम्युनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, क्या रेम्युनरेशन हो सकता है ये समझने की जरूरत है। रेम्युनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यहाँ पे समझिए क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन हो सकती है। 149 फिर है ना बेटा का सब सेक्शन 8 है बेटा, 8। ओके बेटा, इसमें लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197-98 एंड आईडी सेल। यहाँ पे देखिए ना बेटा, आपके बुक में दिया है कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बात है सर, ग्रेट। रेम्युनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यहाँ देखिए ना सर, लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी 149 का 8 जो है वो इस एक्ट के सभी
है ना, इस एक्ट के सभी सेक्शंस को ओवररूल करता है, लेकिन 2 सेक्शंस को अपना बाप बना लेता है। वो सेक्शन है 197 और 198। लिखा है बेटा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट but subject to provision of section 197 and 198 and ID shall not be entitled to any stock option, wow, है ना, and may receive remuneration by way of fee provided under 197(5). सर 197(5) में किस तरह का फी होगा? ऑब्वियस ही बात है, सिटिंग फी होगा। आइए एक बार दिखा देता हूं, 197 तो पढ़ाया है सर, आप लोग जरा देखिए तो अपनी कॉपी में, है ना, 149(9) है सर, तुमने गलत लिख दिया क्या? ओहो सॉरी बेटा, ये 2 बार हो गया। अरे बेटे लोग 197 का सब सेक्शन 5 रेम्युनरेशन पढ़ाते समय, एमआर पढ़ाते समय चैप्टर 3 में पढ़ा था क्या? 197(5) देखना क्या है, आपकी कॉपी में लिखवा रखा है, फीस प्रोवाइडेड है जी, फीस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 197(5) और सेकेंड वन इज रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड एंड अदर मीटिंग्स एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज सेइंग दैट, थर्ड क्या है मेरा बच्चा? प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज मे बी अप्रूव्ड। मतलब कुल मिलाकर तो मैं यही समझ रहा हूं कि आपको रेम्युनरेशन जो है वो 3 तरीके से मिलेगा और रेम्युनरेशन आपको वैसे ही मिलेगा 197 और 198 के अनुसार। आपके लिए बस एक चीज है, आपको इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम नहीं होता बेटा, है ना, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम वो नहीं मिलेगा। ऑप्शन स्कीम मिलेगा तो सर आप शेयर होल्डर बन जाओगे ना, हम तो चाहते हैं कि आप शेयर होल्डर ना बनो, बेहतर होगा। तो यहाँ पे लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट but subject to provisions of section 197 and 198 and ID shall not be entitled to any stock option, है ना बेटा, स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा एंड मे रिसीव रेम्युनरेशन। बेटा लोग कुछ समझ में आया मेरे भाई? क्या मतलब समझाया सर ने? सर 197(5) कोई बच्चा नहीं बताएगा, चलो मैं बताता हूं, तुमको बता देता हूं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। 197(5) मेरे पास बुक खुली हुई है, 197 का जो 5 है, 197 में कितने सारे सब सेक्शन पढ़ाए थे आप याद करो। सिटिंग फी है सर, सिटिंग फी जो मैक्सिमम 1 लाख हो सकता है पर मीटिंग, और उसमें यह भी बताया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का सिटिंग फी, ये बेटा लोग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिटिंग फी, है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और वुमेन डायरेक्टर्स जो मैं बताता था कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अब तो मेरे को भी समझ में आने लगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर का जो सिटिंग फी है वो रेगुलर डायरेक्टर के सिटिंग फी से कम नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते यार तुम तो इंडिपेंडेंट हो, तुम रेगुलर थोड़े हो। सर बहुत बड़ी चीज इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा लगेगा। रेम्युनरेशन ऑफ आईडी, तो सर ये काहे को लिखता है नॉट विथ स्टैंडिंग? सर मैं तो सिंपली ये कहना चाहता था 149(9) सीधा लिखना सही ना, पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव लिखते हो? क्यों कहते हो कि मैं किसी और को नहीं मानता? यार मैं कहता हूं तुम किसी और को नहीं मानते और 197 भी किसी और को नहीं मानता, लेकिन तुम भी मानते हो ना भाई। 149 का 9 भी तो कहता है कि आई एम सब्जेक्ट टू, यस बेटा राखी जी, नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर डायरेक्टर पर मीटिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलर वुमेन डायरेक्टर्स। भेदभाव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कुछ तो कॉपी में लिखवाता हूं सर, ये सब आप अपनी कॉपी खोलिएगा सर, मिल जाएगा। मेरे पास चूंकि सीट ऐसा है ये सेव नहीं होता, ये रिकॉर्ड हो जाता है खाली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मजा आ जाए तो एक बार जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो। An independent director is entitled to get remuneration, पारिश्रमिक मिलेगी, get remuneration as per provisions of, कोशिश करिए हारिए मत, 197 and 198। an independent director is entitled to get remuneration as per provisions of section 197 and 98 subject to, जी सर, subject to following additional points। एडिशनल पॉइंट्स। पहला,
ही इज नॉट इंटाइटल टू, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट इंटाइटल टू, ही ऑल्सो इंक्लूड्स सी, ही इज नॉट इंटाइटल टू, किसके लिए बेटा इंटाइटल्ड नहीं है, नॉट इंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। क्या समझ में आ सकता है, आपको कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा, ओके जी। दूसरा स्टॉक ऑप्शन वही इंप्लाई स्टॉक ऑप्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलता है। और दूसरा है बेटा ही इज इंटाइटल्ड टू, he is entitled to remuneration by way of, he is entitled to remuneration by way of, आपको remuneration मिलेगा by way of, he is entitled to remuneration by way of fees provided under, fees provided under सेक्शन 197(5), जो बच्चों ने कहा रुपीज अब मैक्सिमम है बेटा ₹1 लाख पर मीटिंग ऑफ बोर्ड, याद है कि नहीं बेटा, पर मीटिंग ऑफ बोर्ड और ऑडिट कमिटी में भी आपको मिल सकता है। ग्रेट बेटा, कोई भेदभाव नहीं। सर आपको मैंने क्या बोला, एक बार सर खत्म करने दीजिए चैप्टर, सर इतना मस्त हो जाएगा सर, ये को रिलेट कराऊंगा, एक एक चीज रिवाइज कराऊंगा पहले। सर डायरेक्टर तो खत्म हो गया ना, आप कम से कम इतना तो शान से कह सकते हैं कि राजीव सर ने कॉर्पोरेट लॉ में कम से कम हमारे कोर्स का डायरेक्टर खत्म किया। और सर डायरेक्टर से बड़ा चैप्टर पूरे में कोई नहीं है सर। सिटिंग फी नॉट अ रेमुनरेशन, यस बेटा राहुल गुप्ता जी, सिटिंग फी नॉट अ रेमुनरेशन, ग्रेट बेटा। हम रेमुनरेशन का पार्ट नहीं होता, सिटिंग फी इज नॉट द पार्ट ऑफ रेमुनरेशन, है ना बेटा, बहुत अच्छी बात आपने कही है ना। लेकिन सिटिंग फी उसको मिलेगा ना भाई, राहुल गुप्ता जी बहुत अच्छी आपने सवाल रखा। सिटिंग फी इज नॉट, अरे वो परसेंटेज के लिए नहीं होगा ना राहुल भाई, बहुत अच्छा सवाल बेटा, आप लोग जवाब दीजिए, बच्चों का थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, है ना बेटा। सर मैंने कहा था ना कि वो रेमुनरेशन, देखो आप ये गलत कह रहे हो, ये कह सकते हो कि सिटिंग फी इज नॉट पार्ट ऑफ, है ना, रेमुनरेशन फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द परसेंटेज। जो परसेंटेज होता है ना 11% या 5% या 3%, उसके लिए, है ना बेटा। खैर बहुत अच्छा बेटा, है ना बेटा, यहाँ तो लेकिन लॉ में लिखा है सर, है ना। बहुत अच्छा आपका सवाल है, इस बच्चे का डाउट का मैं शुक्रिया करता हूँ। ही इज इंटाइटल्ड टू रेमुनरेशन का मतलब बिल्कुल रेमुनरेशन में, इसको रेमुनरेशन जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसके लिए कंसीडर नहीं करेंगे, बट ये मिल सकता है कि नहीं मिल सकता ये बताओ, है ना। ही इज इंटाइटल्ड टू, चलो बेटा ये हटा दो बेटा, भाई को दिक्कत हो गई ना। ही इज इंटाइटल्ड फॉर फॉलोइंग, है ना बेटा, ही इज इंटाइटल्ड फॉर फॉलोइंग, है ना बेटा। ही इज इंटाइटल्ड फॉर, बच्चे की डाउट को बिल्कुल मैं सम्मान दूंगा, फॉर फॉलोइंग। सर राहुल जी ये तो ठीक हो सकता है, यस ओके बेटा। ही इज इंटाइटल्ड फॉर फॉलोइंग, उसको फी तो मिल सकता है भाई, सिटिंग फी को, उस पर तो रोक नहीं लगा सकते। और उसको क्या नहीं मिल सकता, नॉट इंटाइटल्ड फॉर स्टॉक ऑप्शन, है ना बेटा। ये तो आपका जो बेयर एक्ट है वो भी यही कहता है, लॉ भी यही कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इस तरह से रेमुनरेशन मिल सकता है ना। एक तो सिटिंग फी के रूप में, तो आपने बहुत अच्छी बात कही, तो हमने उसको तुरंत करेक्ट कर दिया, ओके जी। राहुल गुप्ता जी ध्यान दीजिएगा, ही इज इंटाइटल्ड फॉर फॉलोइंग, आपको सिटिंग फी मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट, ही इज इंटाइटल्ड फॉर फॉलोइंग रिम्बर्समेंट, एक शब्द अगला है रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट मतलब खर्चे का अगर आपने मीटिंग वूटिंग अटेंड करने के लिए आया है, दिस इज नॉट रेमुनरेशन, रिम्बर्समेंट इज नॉट रेमुनरेशन। बेसिकली रिम्बर्समेंट यहाँ पे मैंने लूजली यूज कर लिया, इवन लॉ मेकर, मेरे पास बुक खुला है सर, देखो ना सर बेटा, ये डाउट हुआ तो हमको देखना चाहिए। अब देखो सर, क्या मैं आपके इस बुक से बड़ा तो नहीं हूं राहुल भाई, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन सेक्शन 197 एन आईडी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इन स्टॉक ऑप्शन एंड मे रिसीव रेमुनरेशन। अब बताओ, ये तो लिख रहा है,
लेकिन बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि रेमुनरेशन का जो परसेंटेज है 197 में जो है परसेंटेज है ना, कि उसके लिए सिटिंग फी नहीं होता है। तो राहुल जी को आप सबको धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने आपको फिर से रिकिंडल मतलब एक बार रीजनरेट कर दिया। रिम्बर्समेंट, सर रिम्बर्समेंट इज नॉट रेमुनरेशन, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज मे बी अप्रूव्ड। वाओ, लेकिन ये अप्रूवल किससे लेना होगा? मेंबर से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कमीशन भी मिल सकता है कि कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपको कमीशन भी मिलेगा। कमाल है सर, मजा आ गया। ही इज इंटाइटल्ड फॉर सिटिंग फी, ही इज इंटाइटल्ड फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, खर्चे के रिम्बर्समेंट के लिए रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, जो इसमें लिखा है रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस की बात है ये भी समझिएगा। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस क्या बात है, यहां पे लिखिएगा रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस। ओके जी, फॉर पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड एंड अदर मीटिंग, इन द बोर्ड एंड अदर मीटिंग। ग्रेट बेटा सर, ऐसे ही बच्चे हमें चाहिए, राखी जैसे नहीं सब बात में हाँ सर नहीं सर। सर बड़ी जरूरी चीज है, हो सकता है मेरा माइंड वहां तक ना जा पाया हो किसी कारण से, लिमिटेशन है ना मेरी भी। लास्ट एंड प्रॉफिट अर्न्ड, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। वाओ, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, profit related commission as may be approved by members, as may be approved by members. Yes, linked with sales commission as approved by members in GM. सर एक गजब का सिनारियो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। हम लोग तो बेटा कोर्स का एक छोटा सा पार्ट मान रहे हैं सर। बहुत सारे दुनिया में सर, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो खाली इसी पे प्रैक्टिस करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, और हम लोग भी अब दे सकते हैं थोड़ी बहुत जानकारी। क्यों भाई, वो उसका क्या कंसल्टेंसी अपने घर से होता होगा यार, इसी को थोड़ा और दिमाग लगाता होगा कि रेमुनरेशन में कमीशन आएगा कि नहीं। अच्छा ये बताओ भाई राहुल जी, आप तो इतना अच्छा बोलते हो, रेमुनरेशन में कमीशन क्या तो जोड़ना होता है ना बेटा, कमीशन वमीशन जोड़ना होता है, सिटिंग भी नहीं आती और भी बहुत कुछ नहीं आती आपको। 197 में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, वो 2 बच्चों के लिए कुछ अलाउंस है वो सब नहीं आती, रेमुनरेशन में काउंट नहीं होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं सर। रिम्बर्समेंट भी काउंट नहीं करना चाहिए रेमुनरेशन में। तो देखते हैं सर एक एक चीज को आपने समझा। लास्ट है सर टेन्योर। वाओ सर, बहुत मजा आया आप सभी बच्चों से बात करके। 5वां पॉइंट, अब छठा ए बेटा लोग छठे पे आओ, टेन्योर। छठे पे आइए, टेन्योर या टाइम पीरियड, टेन्योर ऑफ आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यस सर, यस, टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149। यकीन मानिए दीज आर द स्पेशलाइज्ड डिस्कशन, और खूब अच्छे से पढ़े तो हम पास भी होंगे, और कभी थोड़ा बहुत बड़ी फर्म में, बड़ी कंपनियों में अगर आर्टिकलशिप का, जैसे बड़ी फर्म में और आर्टिकलशिप का मौका मिला और हम लिस्टेड कंपनी में उसका ऑडिट कर रहा हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो बेटा आपको ये सब भी तो रिपोर्टिंग करनी होती है कि कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो बहुत बार आपको ये काम आएगा। आईडी का टेन्योर लिखा है बेटा, वाह लिखा है बेटा, इसमें 2 सबसेक्शंस हैं। तो आइए ना सर हम इसको देख लें, पहले बुक से देख लें सर, अकेले ना पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, ये बुक से देख लीजिए, क्योंकि बुक सबके पास है। अभी नोट्स तो है नहीं मेरा कॉमन वाला, अब कॉमन वाला नोट्स हो जाएगा तो थोड़ा फायदा रहेगा, सभी भाई बहनों के पास वो नोट्स रहेगा। लेकिन अभी जब तक वो नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तब तक हमारे पास ICI से अच्छा क्या है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। एक चीज बताइए, लास्ट पॉइंट, टर्म। वाओ, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152, बहुत अच्छी बुक है। 152 हमने पढ़ाया तो नहीं है, बट ये बात कर रहा है 152 बात करता है अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स एंड आईडी शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। मतलब किसी भी कंपनी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को 5 साल के लिए एक बार में अपॉइंट किया जाएगा, जस्ट लाइक एमडी मैनेजर, आपको तो याद ही होगा एमडी मैनेजर, बहुत बहुत धन्यवाद। ही शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग ASR by the company and disclosure of such appointment in board's report। वाओ, रीअपॉइंटमेंट तो बहुत टफ है सर, इसका मतलब है रोटेशन का कंसेप्ट लगा दिया आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे,
है ना बेटा। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है नॉर्मली 5 साल के लिए होती है और उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है, एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट, उसके लिए क्या करना है ना बेटा। ही शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग, है ना बेटा, ही शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग ऑफ एसआर बाय द कंपनी एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन द बोर्ड रिपोर्ट। कुछ लिखने की कोशिश की गई है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोवाइडेड टू सेक्शन 169(1) एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकेंड टर्म अंडर सेक्शन 149(10) शैल बी रिमूव्ड बाय द कंपनी ओनली बाय पासिंग एसआर। अच्छा जी, अगर मेंबर्स ने अपॉइंट किया है, अब 169 तो हमने पढ़ाया ही नहीं है सर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, नॉर्मल डायरेक्टर्स, और उसमें कह रहा है कि अगर 149 है ना बेटा, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकेंड टर्म अंडर सेक्शन 149(10) ही शैल बी रिमूव्ड बाय द कंपनी ओनली बाय पासिंग एसआर। तो सर इसका मतलब मैं रिमूवल समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब रिमूवल करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, उस इंडिपेंडेंट को जो फर्स्ट टर्म नहीं है सेकंड टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म में अगर हटाना है तो अगर मैं समझा पाया आपको तो 159(1) के अनुसार फिर एसआर की जरूरत नहीं है। और एक लास्ट पॉइंट और लिखा है, एक बंदा कितनी कंपनियों में, है ना, सॉरी लिखा है कुछ और लिखा है, लिमिट ऑन होल्डिंग ऑफ ऑफिस एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। बेटा बहुत बड़ी बात है, 2 लगातार टर्म्स के लिए आप नहीं हो सकते। ऐसा लगता है इंडिविजुअल डायरेक्टर्स के लिए आप लोग सुनते होंगे ना, ऑडिटर जो होता है, जो ऑडिटर का फॉर्म होता है वो 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, याद करिए ना, है ना। ऑडिटर का जो होता है इंडिविजुअल ऑडिटर 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स और फॉर्म जो होता है 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, बट इसको 2 टर्म्स अलाउ किया, 10 साल रह सकता है लगातार। कूलिंग पीरियड आप अगर आप एक बार 2 टर्म्स पूरा कर लिए तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। आप इवन सेकंड टर्म में रीअपॉइंट हो रहे हैं तो उसके लिए एसआर पास करवा रहा है बेटा। हाउएवर ही शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 ईयर्स, यानी कूलिंग पीरियड जो है 3 साल है ना बेटा। जब आप कंपनी में अभी पिछले 3 साल से आप कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो अब आप बन सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग दिस सेड पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ही शैल नॉट बी अपॉइंटेड इन और बी एसोसिएटेड विद द कंपनी इन अदर कैपेसिटी। बहुत अच्छी बात है आप किसी कंपनी में, अन्ना हजारे एक एग्जांपल दिया था, जैसे समझ में आएगा। अन्ना हजारे को पहले रिलायंस वालों ने, जस्ट एक एग्जांपल, रिलायंस वालों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा पहले 5 साल तक। अन्ना हजारे को की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, वो बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे थे, तो बीओडी उनको एक और टर्म देना चाहती थी, इसके लिए एसआर पास करना होगा। बस 2 ही टर्म, चाहे अन्ना हजारे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, 2 टर्म यानी 10 साल बाद उनको जाना ही होगा, फिर 3 साल तक वो आ नहीं सकते। कुल हो रहे हैं, कुल मतलब आप कहीं थोड़ा, कूलिंग मीन्स डिस्टेंसिंग पीरियड। कूलिंग का मतलब अब ठंडा होना नहीं है, कूलिंग का मतलब क्या हुआ सर, मुझे आपको देखकर गुस्सा आ रहा है, जस्ट एक एग्जांपल, मुझे जैसे अपने घर की हम बात करें, हमें है ना एक बार और समझा दीजिए, कौन सा बेटा, है ना, 1 टर्म एंड 2 टर्म विथ एसआर, 1 टर्म ओआर इन जीएम। अच्छा जी, बिल्कुल समझा रहा हूँ बेटा। राहुल जी का पहली बार डाउट हुआ है, तभी कुछ लिखाया थोड़े यार, हे भगवान कैसी बात कर दी आपने साहब, अभी कुछ पढ़ाया थोड़े बेटा, अभी तो बता ही ना। सुन बेटे आप घबरा गए, कूलिंग पीरियड का मतलब तो समझ में आया ना, कूलिंग मीन्स डिस्टेंसिंग पीरियड। आजकल सोशल डिस्टेंसिंग है यहाँ पे इसी को रोटेशन बोलते हैं। कूलिंग का मतलब आपको थोड़ा सा लॉक इन पीरियड है, आप इस दौरान नहीं जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउएवर ही शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 ईयर्स ऑफ सीजिंग, और कह रहा है कि इन 3 साल में आप आईडी तो बन सकते हो, लेकिन इस 3 साल के भीतर आप ये ध्यान देना कि आप किसी भी कैपेसिटी में कंपनी से नहीं जुड़ोगे। इट इज क्लियरिफाइड दैट पर्पस ऑफ 10(11) ऑफ सेक्शन 149 एनी टेन्योर ऑफ आईडी ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनी एक्ट शैल नॉट बी काउंटेड। वही बात है, अगर पहले से ही, जैसे मान लो ये सेक्शन लागू हुआ, समझने के लिए बता रहा हूँ, 1/4/2014 से, तो उससे पहले से अगर कोई बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एकदम पोस्ट 10 साल से खाए जा रहा था तो वो माना जाएगा वो कुछ नहीं है, सबके लिए नया शुरू होगा, सबके लिए माना जाएगा 0 ही है। मतलब प्रीवियस जो इस सेक्शन के इफेक्टिव होने से पहले अगर आप आईडी की तरह कंटिन्यू हुए थे, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है मेरा बच्चा। ये समझाने की इसमें कोशिश की गई है ना बेटा, ये बताने की इसमें कोशिश की गई है। और छोटा सा पॉइंट समझना है, एक चीज़ बताइए, यहाँ सब कुछ लिखने की कोशिश करिए। अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी फॉर लेस देन 5 ईयर्स
It is clarified by MCA that a term of up to 5 years consecutive for ID as such, while appointment of ID for a term of less than 5 years would be permissible. Appointment for any term, whether for 5 years or less, is to be treated as one term. Wow, अच्छा ये बहुत अच्छा है यार, बड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन है। इसका ये मतलब है शर्मा जी, एक बार फिर से बता देता हूँ शर्मा जी, ये कर आपको वन टर्म जो आपका काउंट होगा, गुप्ता जी आप भी समझिए, वन टर्म जो आपका काउंट होगा, इसमें जो वन टर्म काउंट होगा वो आप अगर 5 साल से कम के लिए भी किसी को अपॉइंट किया, सपोज 2 ईयर्स के लिए आपने किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो 2 साल के बाद 2 ईयर्स के बाद अगर फिर से उसको रीअपॉइंट करेंगे तो सेकंड टर्म होगा। बोला नहीं सर 5 में से भी तो 2 ही साल खत्म हुआ है। तो एमसीए ने सर कहा कि एक बार आपने अपॉइंट कर दिया, वेदर फॉर अ पीरियड अप टू 5 ईयर्स, और मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और लेस माना जाएगा, उसका एक टर्म हो गया। अगर आप किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2.5 साल के लिए, तो उसका एक टर्म पूरा हो जाएगा 2.5 साल के बाद, है ना। फिर अगर आप उसको दोबारा से रखना चाहते हैं तो माना जाएगा उसका सेकंड टर्म शुरू हो रहा है। और सेकंड टर्म के बारे में अभी हमने बताया कि आपको सेकंड टर्म में आपको अपॉइंट करने के लिए एसआर चाहिए होगा, है ना बेटा। और अगर पहले टर्म के लिए, है ना बेटा, अगर एक ही टर्म के लिए तो ओआर चाहिए होगा, ये समझाने की कोशिश की गई है। आइए दोस्तों हम लोग और सीखते हैं क्या समझना चाहिए टेन्योर ऑफ आईडी। सर उदास मत होइए, मैं तो अभी सिखाया। देखो सर लर्निंग का पहला स्टेज आया कि टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे भी हमें फोकस करना है। यहां पे समझिए सर, टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट, है ना बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ध्यान देंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बदले हमारे पास जो बुक है इसमें ऑडिटर लिखा हुआ है, कमाल है जी। टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 49, 10 और 11 लिखा है सर। इसमें थोड़ा एक बार लिखते हैं सर, 149, 10 आराम से सर। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152, 152 सर, 152 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए 152 को भी आपको कंसीडर करना है, बट अपार्ट फ्रॉम 152 यू नीड टू एडिशनली कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 149, 10 और 149, 11, 149, 10 और 11 को। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, नॉट जस्ट आईडी। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सर मैं सीट बदलूंगा, आप उदास मत होइएगा, आप आराम से नोट करिएगा। जी सर, इसमें लिखा तो यही है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड आईडी शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 5 consecutive years on the board of company but shall be eligible for reappointment on passing a SR by the company। ओहो, मतलब फर्स्ट टर्म 5 years के लिए होगा, फॉर अ टर्म अप टू, आपका टर्म 5 साल से कम का भी हो सकता है, जरूरी नहीं 5 ही साल के लिए होगा, फॉर अ टर्म अप टू ऐसे। ओके जी, राहुल कुमार जी बहुत अच्छे बेटा, ध्यान दीजिएगा, आप सभी भाई बहन बड़े प्यारे दुलारे बच्चे हमारे। ओके बेटे, यस बेटा, राहुल भाई को डाउट है, पर इनके डाउट का समाधान सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149, 152 ये है बेटा, सब्जेक्ट प्रोविजन ऑफ दिस सब्जेक्ट प्रोविजन सेक्शन 152 यही लिखा है ना, 152 सब्जेक्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152। आगे लिखिए, एंड आईडी शैल होल्ड, ओके बेटा, होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 5 consecutive years on the board of a company, क्या बात है। बट सर उसी में लिखिएगा, मतलब 149, 10 में, बट शैल बी एलिजिबल
वो एलिजिबल हो जाएगा, बट शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, बट शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, है ना बेटा, रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग ऑफ but shall be eligible for reappointment on passing of a special resolution, passing of a special resolution by the company, passing of a special resolution by the company and मतलब रीअपॉइंटमेंट के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, रीअपॉइंटमेंट के लिए एसआर चाहिए। फर्स्ट टर्म के लिए गुप्ता जी ने भी आपको बता दिया 152 हमने पढ़ाया नहीं है, नॉर्मली डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए एक ऑर्डिनरी मैटर है ना सर, ओआर से ही हो जाता है, लेकिन अगर रीअपॉइंट करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को तो मेंबर से पूछना होगा ऑन पासिंग ऑफ एसआर बाय द कंपनी एंड डिस्क्लोजर इन द इसको डिस्क्लोज भी करना है, डिस्क्लोजर इन द, बताइए बेटा किसमें डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। वाओ, it is clarified by MCA that one tenure of independent directors may be for a period of less than 5 years। वो लिखा हुआ है कि भाई MCA ने कह रखा है कि जो अप टू 5 years है, इसका मतलब सिंपल है कि आपका जो टेन्योर होगा, वन टेन्योर है ना, वन टेन्योर है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, वन टेन्योर, बट इससे नुकसान हो रहा है ना, वन टेन्योर, किसी का टेन्योर आपने 2 साल रखा इंडिपेंडेंट एक्टर का, तो फिर तो रीअपॉइंट 2 साल बाद अगर फिर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 2-3 साल और खटवाना चाहते हैं उसको कंपनी में, तो फिर तो एसआर पास करना होगा। गुप्ता जी बताइए, तो गड़बड़ हो जाएगा काम। भाई कोई भी आदमी यही करता रहेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जब लॉ भी कहता है कि वन टेन्योर में बी अप टू 5 years, व्हाई नॉट यू आर यूजिंग फुल पोटेंशियल, 5 साल ही यूज अपॉइंट करो ना यार, बार बार कंपनी के बीओडी प्रोडक्शन पे ध्यान दे कि इन्हीं सब कामों में लगे रहे जीवन भर। यस बेटा, वन टेन्योर इन द बोर्ड रिपोर्ट एज पर 134, यस बेटा, है ना बेटा, बोर्ड रिपोर्ट जो बनेगा वो तो खैर है ही बेटा, बोर्ड रिपोर्ट जो आप बनाते हैं वो 134 है ना बेटा, लेकिन बोर्ड रिपोर्ट का बेटा सब सेक्शन 3 है, कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट का, है कि नहीं बेटा, आप ध्यान चेक करिए गुप्ता जी, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स का सेक्शन क्या है, 134 का सब सेक्शन 3 है ना, 5 तो खैर एक्स्ट्रा मैटर्स है ही। वन टेन्योर जो बोर्ड रिपोर्ट बनाना है ये 134 3 में है सर। वन टेन्योर ऑफ क्या हो सकता है फटाफट बताइए, जो एक टेन्योर होगा, वन टेन्योर ऑफ आईडी मे बी फॉर 5 years और लेस और फॉर लेसर पीरियड, और फॉर लेसर पीरियड, वन टेन्योर ऑफ आईडी मे बी फॉर 5 years और फॉर लेसर पीरियड। नेक्स्ट, ठीक, अब आइए 149 का सब सेक्शन 11, 149 का 10 था 11 कह रहा है बेटा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 149 10, यानी 149(10) में जो लिखा गया उसको भूल जाओ। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive terms, बट सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी, मतलब वही बात कर रहा है, 149(11) कह रहा है कि भले 149(10) में रीअपॉइंटमेंट की बात कही गई है सेकेंड टर्म के लिए, लेकिन सेकेंड टर्म के लिए नहीं सर, प्लेन लैंग्वेज को पढ़ा जाए तो हमने सेकेंड टर्म नहीं बोला, हमने कहा इलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, कितनी बार रीअपॉइंट हो सकता है इसकी कोई चर्चा 149(10) में नहीं है, बट इसकी जो चर्चा है बेटा ये 149(11) में है, इसीलिए आपका बुक लिख देता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दूसरे टर्म तक तो मतलब पहला तो ओरिजिनल टर्म है, एक और टर्म पे रीअपॉइंट हो सकते हैं, उसके बाद नहीं बेटा। 149(11) क्या कहता है 149(11), कोशिश करो, हारो मत बेटा, थको मत। 149(11) नॉट विथ स्टैंडिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, क्या बात है दोस्तों, अरे बेटा समझ में आया तुम्हें शर्मा जी, एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन
149(10). वाव। नो आईडी, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस for more than 2 terms, more than 2 terms, 2 consecutive terms, सॉरी बेटा, क्या बात है, consecutive terms। सर जो लॉ लिखा है वो लिख देता हूं सर, बट आपका बुक तो इससे ज्यादा अच्छा लिखा है, स्टडी मटेरियल। ये सर मेरे पास बेयर एक्ट है सर, मेरे पास सर बेयर एक्ट मैं रख लेता हूं सर सामने। सर कह रहा है 149(10) में जो रीअपॉइंटमेंट की बातें कही गई है कि एसआर पास करके रीअपॉइंट हो सकता है, वो सर है ना, नॉट मोर, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए फर्दर कंडीशन बनाया फॉर मोर देन 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स, और दूसरा लिखा बट सच आईडी शैल बी, वाओ, सच आईडी शैल बी। सर खुश हो गया मैं सर, मेरे को ना भी एग्जाम देना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का, आईबीसी का। अभी मेरे सीए बने हुए बेटा 10 साल नहीं पूरा हुआ है, मेरा सीए बने हुए बेटा 2010 नवंबर में मैंने एग्जाम दिया था सेकंड ग्रुप का, सॉरी फर्स्ट ग्रुप का। मेरा सेकंड ग्रुप बेटा पहले निकल गया था, मैं फेल हो गया था बेटा एक बार सीए फाइनल में। पहली बार में मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया था, सॉरी सेकंड ग्रुप, तो उसमें इसका होता था, आजकल भी है, तो उसमें फेल हो गया था किसी कारण से। फिर दूसरी बार में मैंने बोथ ग्रुप दिया तो मेरा सेकंड हुआ था, बताया तो था, और तीसरी बार दिया तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। मतलब 3 बार मेरे को एग्जाम देना पड़ गया, 2 ग्रुप क्लियर करने के लिए 3 बार देना पड़ा। तो मैं 2011 में सीए बना बेटा, मतलब 2011 17 जनवरी को। तो अगले साल मैं सोच रहा हूँ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड वाला करके रख लूँ, उससे कुछ होना तो नहीं है। आईबीसी तो आपको पढ़ाना भी है मुझे आईबीसी, और इसी बहाने मैं अपनी भी तैयारी कर लिया अच्छे से, ओके कि नहीं, है ना। आईबीसी के लिए 10 साल का प्रैक्टिसिंग सीए ही बेटा आईबीसी का जो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जाम्स होते हैं ना सर, वो कर सकता है। मतलब आप सीए बनेंगे तो सर आप 10 साल तक तो पक्का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बन सकते, ये सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए केवल रखा गया है। बट सच आईडी शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, फ्रेश अपॉइंटमेंट। 2 टर्म्स पूरा कर लिए, अब घर बैठो, कितने साल, 3 इयर्स के लिए शैल बी एलिजिबल फॉर फ्रेश अपॉइंटमेंट। आइए दोस्तों, दिल्ली में तो बड़ी बेटा कोरोना संकट तेज हो रही है, घर वाले मेरे भी चिंतित रहते हैं, है ना। वो बोलते हैं कहाँ तुम जाते हो टॉपर्स में पढ़ाने, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि सब कोई अपने घर में रहता है, अपने बाल बच्चों के साथ रहो। कितना रहूं बेटा बाल बच्चों के साथ, आप लोग भी तो मेरे भाई बहन हैं, थोड़ा आपके साथ भी समय गुजारूं। बट सच आईडी शैल बी एलिजिबल फॉर फ्रेश अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ, कितने साल के बाद, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 इयर्स। ये सर बेयर एक्ट मैंने खरीद लिया है, टैक्समैन का एक बड़ा सा, बहुत फायदा होता है और पूरी अपडेटेड है। आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 इयर्स, सिर्फ क्वेश्चन कराने के लिए स्कैनर यूज करना पड़ता है। फॉर फ्रेश अपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 इयर्स ऑफ सीजिंग एज आईडी। मतलब बोले तो क्या हुआ, ऐसे सीखते हैं। मतलब बोले तो क्या हुआ बेटा, फर्स्ट टर्म मान लो समझने के लिए 1/1/2020 में शुरू हुआ और खत्म कब हो जाएगा, 5 साल, 31/12, बोलो ना, 31/12/20, 21/22/24। ओके, ये पहला टर्म सर, फुल अप टू ले रहे हैं सर। फर्स्ट टर्म वो शर्मा गुप्ता जी यहीं लिख के भेजे थे। फर्स्ट टर्म इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए ओआर से ही काफी है। ओआर इज सफिशिएंट। फिर नया टर्म, फिर रीअपॉइंट करना चाहता हूं सर, 1/1/2025 से 31/12/2029,
ओके सर, घर पे स्टूडियो बना लीजिए वहीं से, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है। अभी घर पे स्टूडियो कहाँ से बनाऊंगा? हाँ, अब तो तुम्हें भी पता है 2-3 महीने से क्या स्थिति है सबकी, अभी तो नहीं बना पाऊंगा। हाँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, मैं बड़ी बेटा आता हूँ प्यार से, कोई नहीं आता सर, मैं इस स्टूडियो में आता हूँ सैनिटाइज करके बैठ के, फिर बेटा खुद ही ऑफ करके चला जाता हूँ सर, कोई बात नहीं सर। हाँ थोड़ा सा दिक्कत है सर, क्या पता दिल्ली वाले भाई बहन हम लोग कैसे इंसान हैं सर, गांव में बेटा कम है और इधर बहुत ज़्यादा है, और केजरीवाल अंकल खुद ही आके हम लोग को डरा जाते हैं। ऐसे तो मैं बहुत ही दिलेर हूँ, बुरा मत मानिएगा, दिलेर इसलिए कि मैं पूरे लॉकडाउन में पढ़ाते रह गया। संडे की एक क्लास होती है मेरी एक्सक्लूसिव सीए इंटर के बच्चों के लिए, सर पूरा कोर्स खत्म करा दिया, एक दिन भी छुट्टी नहीं किया मैंने किसी भी बैच में। इवन मेरा ये रिकॉर्ड ही नहीं रहा कि मैंने कभी छुट्टी किया हो। इवन कल आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठूंगा सर, वहाँ भी आकर मैं दूसरे बच्चों को पढ़ा रहूँगा, उनका थोड़ा सा 1-2 टॉपिक रह गया था ख़त्म कराना है, वो भी अभी पूछा नहीं है, उनसे पूछ के बताऊंगा सेकेंड टर्म, बट कल आप लोग छुट्टी करिएगा। एसआर, अब सुनो ए बेटे लोग, अब 31/12/2029, अब इसके बाद लिखो कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड कितने साल का? मिनिमम 3 साल, बढ़िया से बनाओ, मिनिमम 3 इयर्स कूलिंग पीरियड हुआ। ओके बेटा, फिर से यानी सुनो 31/12/2029 हो गया ना, अब इसको 1 ले लेना बेटा, 1 जनवरी 2030, 31, 32, अब सुन बेटा 1/1/2033 से फिर से, हाँ आज तक हमने छुट्टी नहीं किया सर, हाँ कभी छुट्टी नहीं किया, हमारी टॉपर्स पे बेटा रिकॉर्ड है, और भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे को कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई है ना बेटा, ये बहुत बड़ी आशीर्वाद है लोगों का सर। आई नेवर, मतलब 2004 से काम कर रहा हूँ मैंने अपने रीजन से कभी छुट्टी नहीं किया इनके यहाँ कभी भी। शादी उदी में किया होगा, शादी में गया था तो अपना ही रीजन था वो, है ना, तो उसमें भी छुट्टी उट्टी हुआ होगा। इवन शादी भी हम लोग छुट्टियों में करते हैं जब बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो जाए। 1/1/2033 से फिर से आप आईडी बन सकते हैं। ओके सर, ये आप दिमाग लगाइए, धन्यवाद बेटा। ओके जी, अब आप सभी भाई बहने क्या एक छोटी सी बात समझ में आ गई? गुप्ता जी भी समझ में गए, सभी भाई बहन समझ गए। लास्ट पढ़ के अब चलो घर चलते हैं, ब्रेक। घर क्या मतलब, मेरी तो दूसरी क्लास है ना बेटा, ये लास्ट लाइन हो गया। अब इसके बाद लाइबिलिटी की बात करता है। सर आपको थप्पड़ भी पड़ेगी, सर आपको बहुत मजे आ रहे हैं ना, आपको थप्पड़ भी पढ़ना चाहिए। थप्पड़ इसलिए पड़ेगी, लाइबिलिटी इसलिए होगी कि सर हमने इतने उम्मीदों से मेंबर्स ने आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया था, और आप रेगुलर डायरेक्टर के मुंह में मुंह मिलाकर बातें करते हैं, शर्म नहीं आती है आपको? बताइए बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेन काम क्या है? गुप्ता जी आप बताइए, सभी बच्चे बताइए, निवांदन कुंवर भाई आप बताइए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेन काम क्या है? रेड फ्लैग, सभी बच्चे बताइए, रेड फ्लैग रेज करना, रेड फ्लैग, लाल झंडा, खतरे का निशानी, ये डायरेक्टर लोग, रेगुलर डायरेक्टर को कहेगा। फिर से आप आईडी बन सकते हैं, है ना बेटा, ध्यान दो, 2 टर्म्स के लिए फिर से बन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं रेड फ्लैग, लाल झंडा लेके रुक जाना कि भैया डायरेक्टर्स लोग ये काम नहीं करने दूंगा, और सर आपने वही काम नहीं किया, मतलब कमाल करते सर, मतलब लालची इंसान। ये देखिए लास्ट पॉइंट सर, ये रोमन का 6 पॉइंट ऑलरेडी लिख चुके हैं आप, एक बार और देख लेता हूँ, 6 हो गया है, अब 7वां पॉइंट सर लास्ट पॉइंट है आपका भी, फिर हम लोग मिलते हैं 7वां पॉइंट। एक्चुअली भगवान सर की तबीयत खराब है, और तो उस चक्कर में मैं इंटर वाले बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा लूँगा, इसीलिए आपकी छुट्टी है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ओके, हाँ राहुल गुप्ता, इसका काम ही यही है आईडी का, मतलब तुम लोग तो गजब आदमी निकले यार, है ना, यू आर अकाउंटेबल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अन्ना हजारे अंकल, आप तो सच के करप्शन के कहते हैं सर, केजरीवाल ने आपके ब्रांड को यूज कर लिया, और देखो आज वो कहाँ पहुंच गया, और आप अंकल को कोई नहीं पूछता, केजरीवाल अंकल को। लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन
149(12). कमाल का टॉपिक है, अगर आपको समझ में आए तो अच्छा लगेगा, है ना बेटा। लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 12 लिखिए बेटा। नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड एनईडी, सॉरी बेटा ये बहुत कंजूस है, ये आईडी का लायबिलिटी सिखाते एनईडी का भी सिखा दिया। एनईडी मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी नहीं है, या मतलब मैनेजर नहीं है, उनका भी इन्होंने बताया। सर लिखा है सर, द आईडी इंक्लूडिंग एनईडी, कुछ एनईडी भी होता है सर, नॉन एग्जीक्यूटिव, आपको पढ़ाया था, पार्ट टाइम डायरेक्टर, शैल बी held liable for, shall be held liable for such acts. The independent director shall be held liable for such acts, जी बेटा, of such acts of omission और commission। ये खत्म हो गया सर चैप्टर आपका, टॉपिक मतलब सच एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन। आपने कोई काम करना था, कमीशन मीन्स करना, ओमिशन मीन्स करना था लेकिन छोड़ देना, और कमीशन मीन्स कमिट करना बाय अ कंपनी। ओहो क्या बात है यार। शैल बी हेल्ड लायबल फॉर सच एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय ए कंपनी। अच्छा ये थोड़ा राहत का सांस है। विच हैड अकर्ड, कंपनी ने कोई ऐसा काम किया है जो नहीं करना चाहिए या करना चाहिए लेकिन नहीं किया है, और आपको इसका नॉलेज है, तो उस नॉलेज है और फिर भी आपने कंपनी को रोका नहीं, तो यहां पे कह रहा है कि विच हैज अकर्ड विथ हिज नॉलेज। ये बहुत अच्छा डिफेंस है। तो भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीधा कहेगा कि सर ये काम जो हुआ है कंपनी में, ये जो ट्रांजेक्शन हुई है कंपनी में, ये हमारे ज्ञान, हमारे संज्ञान में नहीं था, हमें पता नहीं था। विच हैज अकर्ड विथ हिज नॉलेज। और दूसरा एट्रीब्यूटल थ्रू ब्रॉड प्रोसेस, लायबल फॉर सच एक्ट्स ये ऑफ यहां के यहां ठीक लगेगा। एट्रीब्यूटल मीन्स रिलेटेड थ्रू ब्रॉड प्रोसेस, थ्रू बोर्ड, है ना बेटा, थ्रू एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड, सॉरी बेटा, थ्रू बोर्ड प्रोसेस, थ्रू बोर्ड प्रोसेसेस। एंड लास्ट है बेटा with his consent, such acts with his consent or where he had not act, मतलब नॉलेज से हुआ हो, कंसेंट से हुआ हो, या बोर्ड के प्रोसेस से हुआ है, उन्हीं काम के लिए आप लायबल हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर काम तो बोर्ड के प्रोसेस से ही होता होगा। विथ हिज कंसेंट और वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, और where he had not acted diligently, जहां पे उसने diligently मतलब ईमानदारी से काम नहीं किया है। where he with his consent और where he had not acted diligently, not acted diligently का मतलब जहां पे वो केयरफुली काम नहीं किया है, केयरफुली काम नहीं किया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सॉरी आज आपको कम पढ़ाया, करीबन 90 मिनट, 1.5 घंटा तब भी पढ़ा दिया। कुछ मजा आया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत बड़ा पिटारा था, और सर कम से कम आपको इस पिटारे से कुछ कुछ बातें सिखा दिए। अगली क्लास में हम लोग और बात करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को सेलेक्ट कैसे करते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। सर आप लोग भी चाहें तो आजकल MCA इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मौका बनने के लिए एक डेटाबेस तैयार करिए। आजकल तो एग्जाम होता है, पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आप कोई नहीं बन सकता, आपको पर एग्जाम देना होगा, और फिर उसके बाद आपका प्रोफाइल अपलोड हो जाएगा। और जब प्रोफाइल अपलोड हो जाएगा सर, तो फायदा होता है क्या, फ़ायदा क्या होता है बेटा, जब प्रोफाइल अपलोड होगा
बड़ी बड़ी कंपनियां आपको सेलेक्ट कर सकती है। थैंक यू जी, आज इतने पे रुकते हैं। ओके बेटा, धन्यवाद बेटा। ओके साहब, ओके बेटा। हाँ, गुप्ता जी का एक सवाल है बेटा, बहुत अच्छा आपका सब। आई थिंक सर 149(12) एग्जेम्पशन, कोई बात नहीं सर, 149(12) में लिखा हुआ है सर कि इस एक्ट में कुछ भी कहा गया हो वो लायबल नहीं होगा, बट इन परिस्थितियों में लायबल होगा। ये अगर कोई ओमिशन हुआ है, कोई कमीशन हुआ है और उसका आपको नॉलेज है, आपको आपके कंसेंट से, आपके ज्ञान के भीतर हुआ है, तो सर